सब बच्चों को प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आपके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु जिसका नाम है इंग्लिश। एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू पीपल आर डूइंग गुड। चलो भाई, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको टेंस वाला रूल कंप्लीट कराया। फिर मैंने कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हम टेंस वाले रूल के जो पढ़ने वाले हैं। क्या एक्सेप्शन? कि भाई कभी कभी डायरेक्ट स्पीच से जो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। फिर कहता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस कन्वर्ट होता है कन्वर्ट, लेकिन उसमें जो टेंस वाला पोर्शन है वो चेंज नहीं होता, टेंस वाला रूल नहीं लगता, जो सेंटेंस था वो का वही रहता है। ये एक्सेप्शंस हम आज पढ़ने वाले हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कल वाला होमवर्क जो मैंने लास्ट में आपको दिया था। मैंने सोचा कि मैं पहले से आपका होमवर्क सॉल्व करके रख दूं आज, ताकि हमारा टाइम बचेगा तो हम कुछ और ज़्यादा पढ़ लेंगे आज। तो देखो मैंने सॉल्व किया है। ये जो ब्लैक कलर से है ये डायरेक्ट स्पीच है और जो पर्पल कलर से है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखना, पहला होमवर्क का सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट के 3 थे। राहुल सेड रोहन केप्ट द सीक्रेट विथ हिम। इसका इंडायरेक्ट है राहुल सेड दैट। केप्ट का हैड केप्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। राहुल सेड दैट रोहन हैड केप्ट द सीक्रेट विथ हिम। रोहित, सेकंड सेंटेंस, रोहित सेड रिया डिड द क्राइम। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। रोहित सेड दैट रिया हैड डन द क्राइम। इजी। तीसरा, रवि सेड राधा एंड रम्या लिव्ड टुगेदर। रवि सेड राधा एंड रम्या लिव्ड टुगेदर। इसका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा रवि सेड दैट राधा एंड रम्या हैड लिव्ड टुगेदर। तो ये भैया हमारे 3 सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। आप लोगों ने क्रॉस चेक किया, कहीं गलती है तो सुधार करो और प्रैक्टिस करो, है ना। मॉड्यूल में, नोट्स में, दोनों में पीछे क्वेश्चंस हैं। चल, आशय सेड अंशुमान वाज आर्ग्यूइंग विद द टीचर। अब पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैड बीन आ जाएगा। तो आशय सेड दैट अंशुमान हैड बीन आर्ग्यूइंग विद द टीचर। अगला, अली सेड आलिया वाज मिसबिहेविंग विद हर स्टाफ। इसका बहुत इजी है। अली सेड दैट आलिया हैड बीन मिसबिहेविंग विद हर स्टाफ। और लास्ट, अश्मीत सेड अपर्णा वाज एडजस्टिंग द एसी टेम्परेचर। तो अश्मीत सेड इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? हैड बीन लग जाएगा। तो अश्मीत सेड दैट अपर्णा हैड बीन एडजस्टिंग द एसी टेम्परेचर। क्लियर एक्सेंट में एकदम बोल दिया आपको। समझ आया बच्चों? लिखा हुआ भी दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे का आज का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, होमवर्क हमारा हुआ। बढ़िया पढ़ाई करना चाहिए अपने को हमेशा। चलो दादा, पढ़ा क्या रहे थे सर आप? मैं पढ़ा रहा था आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स, और अपना चल रहा था रूल नंबर 2 जिसका नाम था चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, चेंज ऑफ टेंसेस चल रहा था। आज क्या पढ़ना है अपने को? रूल नंबर 2 के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन तो आपको पता ही है क्या चीज होती है। लॉ में बहुत बार पढ़े हैं आपने, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन और नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन, हर चीज के एक्सेप्शन है। केविएट एम्प्टर के एक्सेप्शंस है, केविएट एम्प्टर सेक्शन 16 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो आप लोगों ने एक्सेप्शंस तो बहुत सारे पढ़ रखे हैं, तो थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सेप्शन पे आ जाओ यार। इंग्लिश में भी एक्सेप्शन होते हैं। जैसे, तो रूल नंबर 2 है चेंज ऑफ टेंसेस की। ये वाला टेंस उस टेंस में चेंज होता है, वो वाला उसमें होता है। याद ही कर लो, सारे प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में हो रहे थे, और पास्ट वाले पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होते, वही रहते हैं। फ्यूचर वाला सारा कंडीशनल में, विल वुड और शैल शुड हो जाते हैं। ये रूल है। एक 10 सेकंड में तो पूरे रूल आपको अभी भी रिकॉल हो गए, इतने अच्छे से पढ़े आपने, सब याद हो गए। अब मजा ये है कि इसके एक्सेप्शन, अच्छा एक्सेप्शन क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ कि कुछ केसेस में ये चेंज ऑफ टेंसेस वाला रूल नहीं लगेगा, वो सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। हाँ, वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट लगेगा, चेंज जरूर होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जब टेंस चेंज नहीं होता? तो वो लिखते हैं अपन डार्क पेन रेड वाले से।
पहला एक्सेप्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ की ट्रूथ, देखो मुझे बता दोगे कि आप कैसे बोलोगे इसको, ये ट्रूथ है और ये ट्रुथ है, तो ये छोटे ओ की मात्रा लगेगी या बड़े ओ की मात्रा लगेगी, ट्रूथ की ट्रुथ? तो इसका जवाब है ट्रूथ। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रुथ नहीं, ट्रूथ। ठीक, प्लूरल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं आपको पता ही है ना? जो यूनिवर्सली सच हो, जो कभी किसी के द्वारा बदला ना जा सके, जो फैक्ट ही हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। चलो भाई, इसका एक्सेप्शन का अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं डार्क कलर के पेन से, ब्लू से। एग्जाम्पल पहला, he said, comma, inverted comma, the sun rises in the east। एक और लेते हैं, दूसरा, she said, the Ganga flows from the Himalayas, flows from the Himalayas। अब देखो हिमालयाज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हिमालय, तो अगर अपन चाहें तो द गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालय, और वैसे ही लिखना चाहिए इनफैक्ट। चल इसको करेक्ट कर भी लेते हैं, द गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालय। चलेगा, वैसे हिमालयाज भी लिखो तो वो, क्योंकि जैसे रामा, मैंने कहा रामा, कृष्णा, रावणा, आपसे कहा था कि ये नहीं करना चाहिए, पर प्रचलन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह हिमालयाज भी, अच्छा प्लूरल है ना, हिमालय का प्लूरल हिमालयाज ही बनेगा, वो पूरी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चलेंगे, मतलब कोई झगड़े वाली बात नहीं है। फिर राघव सेट, राघव सेट, a leap year has 366 days, a leap year has 366 days। चौथा, पारिजात, पारिजात सेट, पारिजात नाम है किसी व्यक्ति का, फूल का नाम है वैसे, ये लोगों का नाम भी रखते हैं। पारिजात सेट, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब ये तो कहावत है, तो कहावत सारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। चैरिटी बिगिंस एट होम जितना इंडिया में सही है, उतना अमेरिका में भी सही है, उतना होनोलुलु में भी सही है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड होनोलुलु और वो जगह है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट न्यूजीलैंड और वो सब जगह है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक दुनिया के कोने कोने में चैरिटी बिगिंस एट होम यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? इसलिए अब ये सारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस हैं जो मैंने बनाए, आप देख रहे हो इन सब में यूनिवर्सल ट्रूथ लिखे हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई झुटला नहीं सकता। सन, सूरज पूरब से उगता है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और चैरिटी बिगिंस एट होम, कोई भी कहावत हो वो यूनिवर्सल ट्रूथ में जाएगी। तो हमने एक कहावत का एग्जांपल ले लिया, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब इनके इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखो भाई, इनडायरेक्ट अपन बनाते हैं ग्रीन कलर से। इसका इनडायरेक्ट देखना कैसे बनेगा, ही सेड दैट, तो इनडायरेक्ट में बन तो रहा है और कन्वर्जन भी हो रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट रहा है, उसकी जगह दैट आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। बचा हुआ सेंटेंस वैसा का वैसे ही रहेगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये कौन से टेंस में है?
द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अगर हम टेंस वाला रूल लगाते तो क्या बनता, द सन रोज इन द ईस्ट, राइज रोज राइजन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट का बनता द सन रोज इन द ईस्ट। पर इस वाले सेंटेंस का टेंस वाला रूल लगा के इनडायरेक्ट में कन्वर्जन नहीं करेंगे, अंदर का सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब कहा था तब भी वही होता था, और आज जब उस बात को किसी और के मुख से कहला रहे हैं तब भी वही हो रहा है। लॉजिक क्यों है, क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पीछे का लॉजिक क्या रहता है कि जब उसने कही थी तब वो बात तब थी, आज उसकी उसी बात को जब मैं तुझे बता रहा हूं तो वो उसकी कही हुई बात पुरानी हो चुकी है, तो जो बात पुरानी हो चुकी है उसको पास्ट में करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बात उसने कही थी, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो जब उसने कही थी तब भी सूरज में उगता था, और जब आज मैं उसकी बात तुझे कन्वे कह रहा हूँ कि उसने ऐसा कहा था, तो उसने कहा क्या था, सन राइजेज इन द ईस्ट, वो तो आज भी वही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। भूत भविष्य वर्तमान काल, तीनों ही कालों में आने वाले अरबों सालों तक भी सूरज ईस्ट में ही उगेगा। लीप ईयर में 366 दिन ही होंगे, गंगा हिमालय से ही निकलती रहेगी। ऐसा तो नहीं कि गंगा एक दिन बहते बहते सागर में मिल गई, फिर सागर से बोली कि यार मेरे को मजा नहीं आता हिमालय से निकल के, तो सागर ने गंगा से कहा एक काम कर तू वापिस जा, और हिमालय के आसपास किसी दूसरी पहाड़ी पर या अरावली वरावली में आ जा राजस्थान में, और वहां से निकल के मेरे पास चल के आया कर समुद्र तक, है ना। ये मजाक नहीं है, मतलब ये सोच के देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब कही थी तब भी वो स्थिति थी, सूरज पूरब में उगता था, और उसके बाद जब मैं आज कह रहा हूँ किसी और को कि उसने ऐसा बोला था, तो आज भी सूरज पूरब में उगता है। इसलिए जब वो बात पुरानी हुई ही नहीं, इसलिए मैंने लॉजिक बताया था, पुरानी हो गई है इसलिए टेंस चेंज करते हैं, पर जो बात पुरानी हुई ही नहीं है उसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसलिए एक्सेप्शन भी लॉजिकल है, रटने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, ठीक। तो ही सेड दैट, अंदर का पूरा वैसे का वैसे रहेगा, he said that the sun, सन का इस कैपिटल लिखना, राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट का ई कैपिटल लिखना, ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। अगला देखो, अब फटाफट से कर दूं, शी सेड दैट द गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज, या हिमालय जो आप लिखना चाहो दोनों सही है, ये इनडायरेक्ट स्पीच। फिर राघव सेड, लिखते जाओ मेरे साथ बच्चों, राघव सेड दैट अ लीप ईयर, हैड आएगा नहीं, हैज, चेंज नहीं होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, दैट अ लीप ईयर हैज 366 days। And last, Parijat said that charity begins की begun, begins, no change, begins at home, indirect speech, blue से direct, green से indirect, no confusion at all। आया एक्सेप्शन नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, बिंगो। चलो भाई अगला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन चल रहे हैं हमारे, और एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 लिखो, when the reporting verb is in present tense, when the reporting verb is in present tense। ये क्या एक्सेप्शन है, समझा देते हैं एग्जाम्पल से। ही सेज, देखो बाहर सेड नहीं लिखा है, सेड यानी कहा था नहीं, वो कहता है, अब जब वो बात अभी कहता है,
तो फिर कुछ भी पुराना नहीं हुआ है। जब बाहर की वर्ब ही सेज है तो कुछ पुराना हुआ ही नहीं है, और जब कुछ पुराना हुआ ही नहीं है तो टेंस बदलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए रूल ऑफ टेंस, रूल नंबर 2, जो चेंज ऑफ टेंस का हम पढ़ रहे थे, उसका ये एक्सेप्शन हो जाएगा कि टेंस कभी कभी चेंज नहीं होगा। कौन सा एक्सेप्शन? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन इटसेल्फ प्रेजेंट टेंस। बाहर क्या है? सेज, रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेज और सेड, ये जो वर्ब है ये बताती है कि बात अभी कही जा रही है कि पहले कही थी। तो रामलाल ने कहा था, सेड, रामलाल कहता है, सेज, है ना। तो कहता तो रामलाल है, लेकिन उसके बाद में किसी श्यामलाल को मैं बता रहा हूँ। तो मैं जो बता रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि रामलाल कहता है, मतलब रामलाल अभी भी कहता है। और जब अभी भी कहता है तो इसका मतलब वो चीज पुरानी हुई नहीं, और जो चीज पुरानी हुई ही नहीं उसका अंदर का टेंस क्यों हम पास्ट करेंगे? जो है वही रहेगा। अगेन लॉजिकल। तो ही सेज राम गोज टू टेम्पल एवरी डे। राम गोज टू टेम्पल एवरी डे। इसके भी चार बना लेते फटाफट फटाफट। दूसरा, शी सेज, शी सेज अचल, अचल calls her his best friend। तीसरा, मोहिनी सेज, मोहिनी सेज शोभित is a daydreamer। शोभित is a daydreamer। daydreamer मतलब दिन में सपने देखने वाला, करना धरना कुछ भी नहीं, बस सपने देखते रहना बैठे बैठे। चौथा, पार्थ सेज, पार्थ सेज राजा was painting the wall। राजा was painting the wall। चलो भाई, इसके इनडायरेक्ट बना लेते हैं आप। पर आप ये चेक करो पहले, इन सब में एक चीज कॉमन है क्या? जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? जो बाहर होती है। ये जो बाहर वाली वर्ब है ये सेज है। अभी तक अपन ने कितने कौन सी देखी थी साथ में? सेड। क्यों जनरली सेड ही आती है अधिकतर? क्योंकि हम किसी की कही हुई बात पुरानी आज बता रहे हैं, इसलिए उसने ऐसा कहा था। और कभी कभी ये बात पुरानी नहीं होती, वो कहता है ऐसा बता रहा हूँ मैं किसी और को, तो फिर सेज भी आ सकता है सेंटेंस में। तो अगर सेज वाले सेंटेंस आते हैं जिसमें बाहर रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो, उसका कन्वर्जन देखो कैसे होता है। अंदर जो टेंस है राम गोज टू टेम्पल एवरी डे, अंदर जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। एक्सेप्शन है ना, रूल ऑफ चेंज, रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस का एक्सेप्शन है। इसका बनेगा ही सेज दैट। यहां तक तो ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा, ये तो होगा। ही सेज दैट राम गोज की वेंट, गोज ही रहेगा, राम गोज टू टेम्पल एवरी डे। दैट्स अ साउथ इंडियन एक्सेंट ना, एवरी डे, every day he goes to temple। This is a South Indian accent। He says that Ram goes to temple every day। चलो, she says that Achal calls her his, calls her his best friend। वो कहती है कि अचल उसे उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है। ठीक। मोहिनी सेज दैट, क्या इजी है यार सर, हमको आ गया ये तो बहुत अच्छे से। बस ऐसा मन में सोच लो एक बार, बहुत जोर से सोच लो। तो मन में, मेरे सामने बैठे हो आप, मन में ऐसा सोचो यार ये तो आ गया, और बहुत जोर से सोचो, इतनी जोर से सोचो कि मेरे को सुनाई दे जाए। सर क्या छिछोरपंती कर रहे हो? कर लो यार, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए टीचर के साथ। ऑनलाइन में अगर सामने होते तो कितना मजा लेते यार, क्लासरूम के कुछ और ही मजे होते। थोड़ा मैं डसता, थोड़ा आप डसते, थोड़ा मैं आपके मजे लेता, थोड़ा आप पीछे बैठ के मेरे मजे लेते। बड़ा मजा आता है यार क्लासरूम में। अब ऑनलाइन में तो यही है मस्ती, है ना? तो कभी कभी जोर से सोच लिया करो। तो मोहिनी सेज दैट शोभित, पार परफेक्शन है ना, पार एक्सीलेंस जाना है अपने को। मोहिनी सेज दैट शोभित वॉज अ डे ड्रीमर, नहीं, इज अ डे ड्रीमर। क्यों भैया इज?
चेंज करना ही नहीं है टेंस। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बाहर जो वर्ब है वो सेज है, मतलब अभी कहता है, मतलब बात पुरानी हुई ही नहीं है, जो उसने कही थी वो अभी भी कहता है, वही बात कहता रहता है वो बात, इसका मतलब बात पुरानी नहीं है, पुरानी नहीं है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। पार्थ क्या कह रहा है भैया? पार्थ कह रहा है कि राजा पेंटिंग कर रहा था वॉल पे, तो इसका हेड बीन होना चाहिए, राजा हेड बीन पर नहीं करेंगे, तो पार्थ सेज दैट राजा वॉज पेंटिंग द वॉल। क्यों नहीं करा इसका? बाहर सेज है ना, मतलब पार्थ ये बात आज कहता है, पार्थ ये बात कल भी कहेगा, और ये कहते ही रहता है। अब जब कहता ही रहता है तो जो बात बोली जा रही है वो पुरानी नहीं हो रही। हाँ, उसने पेंटिंग की थी वो तो पहले कर रहा था, तो वो तो पुराना हो गया ना। वो पेंटिंग कर रहा है ये बात है, और ये बात पार्थ कहता है, और पार्थ ये बात कहते ही रहता है, वर्तमान में कहता है, तो उसके कहने वाली जो बात है वो पुरानी नहीं हो रही है। राजा का दीवार पेंट करना पुराना हो सकता है, लेकिन पार्थ का वही बात कहना पुराना नहीं हो रहा है, वो अभी भी कहे जा रहा है, बार बार कहता रहता है, इसलिए वो बात पुरानी नहीं हो रही है। इसलिए पुरानी नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम पास्ट टेंस में नहीं लेके जा रहे, या पास्ट का पास्ट परफेक्ट नहीं कर रहे, या पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं कर रहे, कोई चेंज नहीं कर रहे। पार्थ सेज दैट राजा वॉज पेंटिंग द वॉल। ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता था कि सर इसका तो हो सकता है हैड बीन, क्योंकि ये बात तो पुरानी है, वॉज में है। फिर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो बात है, ये जो व्यक्ति कह रहा है वो पुराना नहीं हो रहा है, और जो कह रहा है उसके लॉजिक से पुराना मानते हैं हम। ठीक, कही थी कि कह रहा है, अगर कही थी तो सारी चेंज होते हैं, और अगर कह रहा है तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो भैया, कितने एक्सेप्शन हो गए? दुई दुई ठो एक्सेप्शन हम पढ़ लिए बबुआ। अभी तीसरे एक्सेप्शन पे आते हैं। तीसरा एक्सेप्शन है ना, एक ऑप्शनल एक्सेप्शन है, बताता हूँ कैसे। पहले ये देख लो, रूल नंबर 2, चेंज ऑफ टेंस। कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। चेंज ऑफ टेंस, और इसके हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कौन से नंबर का एक्सेप्शन? तीसरे नंबर का एक्सेप्शन, जो बोलता है व्हेन द स्टेटमेंट इज स्टिल रेलेवेंट। व्हेन द स्टेटमेंट इज स्टिल रेलेवेंट, तो हम चेंज नहीं करते। ओके, ये चीज समझाओ सर आप, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, ही सेड राजा loves his wife। ठीक है। दूसरा, राधे सेड, राधे बोला, क्या बोला भाई राधे? मैंडरिन इज अ टफ लैंग्वेज। मैंडरिन इज अ टफ लैंग्वेज। इट इज इंडीड अ टफ लैंग्वेज। जिसको आप लोग चाइनीज बोलते हो उसका नाम है मैंडरिन। मैंडरिन उसका नाम है, मैंडरिन इज अ टफ लैंग्वेज। प्रकृति सेड, PRAKRITI, प्रकृति सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, संस्कृति एंजॉयज रोमांटिक मूवीज। संस्कृति को रोमांटिक मूवीज पसंद है। संस्कृति एंजॉयज रोमांटिक मूवीज। ठीक है। और चौथा है, अनुराधा सेड, अनुराधा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अरुण इज अ डोमिनेटिंग बॉस। अरुण इज अरुण इज अ डोमिनेटिंग बॉस। देखो यार, कई तरह के बॉसेस होते हैं। एक अच्छी बात एकदम से आ गई मुझे याद, तो मैंने कहा आपसे कर लूँ उस पर चर्चा। कई तरह के बॉसेस होते हैं। कोई डोमिनेटिंग बॉस होता है, कोई बहुत ही मीक डोसाइल पोलाइट बॉस होता है।
तो there are different kinds of leaders in the world. For those who are insecure, often tend to become rude, oppressive, dominating, and always trying to make their employees realize that they are inferior to him. While there are better bosses, good leaders, who always tend to make their employees realize their potential and the growth that they can achieve. These are real leaders. And as you know, that a true leader is the one who creates more leaders rather than followers. You know? So this boss is a leader, but maybe he can be dominating, he can be uh, motivating, he can be oppressive, he can be progressive. Now this depends on the person who becomes a boss, है ना? Not everyone suits great positions. कुछ लोग अच्छी पोजीशन पे आके भी गलत काम करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, kind of. So when you become a boss, you are pursuing a good degree, you'll become a boss in your office. Try not to be a dominating boss. वैसे भी those who are insecure tend to become dominating, है ना? जो इनसिक्योर नहीं होते, मस्त मौला होते हैं, जिनको अपने कंटेंट और नॉलेज पे और अपनी हर स्किल पे भरोसा होता है, वो कभी डोमिनेट नहीं करते हैं, वो लोगों को एनकरेज करते हैं, और कोई उनसे आगे निकले तो खुश होते हैं. खैर, दैट्स द वे इट शुड बी. लेकिन ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये ह्यूमन फीलिंग्स है ना, ये आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती. गेट रिड ऑफ दीज. प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड लिविंग एंड फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकता है. छोटी सी बात बस, है ना? नो बिग वर्ड्स. यही खत्म करेंगे. इससे ज़्यादा बोलना भी नहीं मुझे इस विषय पे. अपन कभी और बात कर सकते हैं, कभी मिलेंगे पर्सनली. तो बात पे बात निकली तो कह दिया. चलो भैया, तो पहले ये समझाइए सर कि ये सब स्टिल रिलेवेंट का ये लफड़ा क्या है, क्या है ये एक्सेप्शन व्हेन द स्टेटमेंट इज स्टिल रिलेवेंट. तो देखो, अब ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, ये चेक कर लो. राजा लव्स हिज वाइफ, नहीं, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात है. ठीक है. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, एक्सेप्शन नंबर 1 में नहीं जा रहा. दूसरा, क्या ये सारी चीजों के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यानी कि सेज है? नहीं, सब में सेड है. यानी ये बात तो पुरानी कही हुई है, मतलब इसका टेंस चेंज होना चाहिए. पर फिर भी नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि ये तीसरे वाले एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं. द स्टेटमेंट, अंदर का जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, राजा लव्स हिज वाइफ, मैंड्रिन इज अ टफ लैंग्वेज, संस्कृति एंजॉयज रोमांटिक मूवीज, अरुण इज अ डोमिनेटिंग बॉस, ये जो अंदर का सेंटेंस है, ये आज भी रेलेवेंट है. रेलेवेंट मतलब, रेलेवेंट मतलब जब ये बात सेड यानी पहले कही गई थी. सेड लिखा है मतलब पहले कही गई थी, ये ही के द्वारा, राधे के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अनुराधा के द्वारा. तो जब ये उनके द्वारा तब कही गई थी, तब भी एप्लीकेबल थी, और आज भी वो बात वैसी ही एप्लीकेबल है. इसमें कोई चेंज नहीं आया है, उस परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ है. आया समझ? राजा तब भी प्रेम करता था अपनी वाइफ से, और आज भी करता है. राधे ने जो कहा है कि मैंड्रिन टफ है, मैंड्रिन जब उसने कहा था तब भी टफ थी, और आज उसकी कही बात जब मैं रामलाल को सुना रहा हूं तो आज भी मैंड्रिन टफ ही है, कोई आज इजी नहीं हो गई है. फिर प्रकृति ने कहा था कि संस्कृति रोमांटिक मूवीज एंजॉय करती है, तो संस्कृति ने, जब प्रकृति ने ये बात कही थी तब भी संस्कृति रोमांटिक मूवीज एंजॉय करती थी, और संस्कृति तो आज भी रोमांटिक मूवीज एंजॉय करती है, उसकी चॉइस नहीं बदली. अनुराधा ने कहा था कि अरुण एक डोमिनेटिंग बॉस है, तो जब कहा था तब तो था वो, और आज उस बात को 3 साल हो गए जब ये बात अनुराधा ने कही थी. और ये बात मैंने किसी रामलाल को बताई कि देख, अनुराधा ऐसा बोली थी कि अरुण एक डोमिनेटिंग बॉस है. तो जब मैं सुना रहा हूं तब भी अरुण डोमिनेटिंग बॉस ही है, वो स्टेटस नहीं बदला है उसका. इसका मतलब ये सारी बातें स्टिल रेलेवेंट है. ठीक. अब आप बोलोगे कि सर क्यों स्टिल रेलेवेंट है. हम एक तर्क करते हैं आपसे. हो सकता है राजा का अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया और तलाक हो गया हो, वो अब नहीं करता अपनी वाइफ से प्रेम, तो कैसे कह सकते हो कि आप वो स्टिल रेलेवेंट है? भाई, राधे ने कहा था कि मैंड्रिन टफ है, तब उसको आती नहीं थी, और उसके बाद राधा ने बहुत मेहनत की और अब उसके लिए मैंड्रिन बाएं हाथ का खेल है, बहुत अच्छी चाइनीज मैंड्रिन उसको आती है. सर, संस्कृति की जब जो है, मतलब युवा एज थी, यूथफुल एज थी, तो रोमांटिक मूवीज पसंद करती थी. अभी शादी वादी होने के बाद उसको सब समझ में आ गया जीवन के रोमांस क्या होते हैं. अब उसको एक्शन फिल्में पसंद है पति के साथ लड़ने के लिए, तो आजकल वो रोमांटिक मूवीज एंजॉय नहीं करती है. अरुण को रियलाइज हुआ बाद में कि मैं गलत हूँ, और स्वामी जी के प्रवचन सुनने के बाद अब अरुण बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं है. तो सर, ये तो आपकी बात हम नहीं मानते. हो सकता है कि स्टिल रेलेवेंट नहीं भी हो. बोलो, आया ना ऐसा दिमाग में कुछ? बिंगो.
इस तरीके से पूरे इंडिया में अपन पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा डिक्लेरेशन ले लिया करो बीच बीच में। चलो, तो सर हम कैसे मान लें आपकी बात को एक तरफा कि ये सारे स्टिल रेलेवेंट है? देखो, सेंटेंस का प्रकार देखो, है? ये इस प्रकार का सेंटेंस है जिसको आप रेलेवेंट मान भी सकते हो कि जनरली ये चीजें चेंज नहीं होती, जनरली चेंज नहीं होती। तो ये जो चेंज करने वाला स्टूडेंट है, आपको एग्जाम में अगर आता है इस तरह का सेंटेंस कि इसको चेंज करो इनडायरेक्ट में, तो ये आपके हाथ में ऑप्शनल है। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने कहा था तीसरे नंबर का एक्सेप्शन एक ऑप्शनल एक्सेप्शन है, OPTIONAL, ऑप्शनल एक्सेप्शन है। इसका मतलब है कि आप इसको एक्सेप्शन मान के चेंज मत करो, ये एक्सेप्शन है ऐसा मान लो और चेंज मत करो। और आप इसे एक्सेप्शन मत मानो और जो रूल ऑफ टेंस नॉर्मली लगता है जिसमें आप चेंज कर देते हो टेंस, वो लगा लो। ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। लेकिन ये कुछ उस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें हम स्टिल रेलेवेंसी लगा सकते हैं, जिसमें हम स्टिल रेलेवेंसी लगा सकते हैं चाहे तो, चाहे तो। क्योंकि ये वो बातें कही गई अंदर जो जनरली 1-2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में चेंज नहीं होती। आपका प्यार एकदम से चेंज नहीं हो जाता कि आज प्यार करते हो और कल नहीं करोगे। मैंड्रिन आज टफ है कल इजी हो जाए। आज रोमांटिक मूवी पसंद करते हो कल बंद कर दो पसंद करना। आज डोमिनेटिंग और स्वभाव व्यक्ति का बदल जाए, स्वभाव जीते जी कई बार बदलता ही नहीं किसी व्यक्ति का, मुश्किल से किसी किसी का बदलता है एक्सेप्शनल केसेस में, है ना। डोमिनेटिंग जो था वो आज भी डोमिनेटिंग ही मिलेगा आपको, है ना। पहले से कोई फर्क भी आया होगा तो भी एट टाइम्स वो दिखा देगा उसका डोमिनेटिंग बना, वो जाता नहीं अंदर से। क्या कहना चाह रहे हो सर कि ये परिस्थितियां देखो आप, अंदर का सेंटेंस जो है राजा लव्स हिज वाइफ मैंडेन इज अ टफ लैंग्वेज, इसको पढ़ के आपको अपना लॉजिक लगाना है कि ये स्टिल रेलेवेंट टाइप का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये स्टिल रेलेवेंट टाइप का है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसका चेंज टेंस कर दो, मत मानो स्टिल रेलेवेंट, या स्टिल रेलेवेंट अगर मानते हो तो उसका टेंस वैसा का वैसे ही रहने दो। इसमें दोनों तरह के फॉर्मेशन इनडायरेक्ट स्पीच के बनेंगे और दोनों सही होंगे, क्योंकि ये वाला एक्सेप्शन एक ऑप्शनल एक्सेप्शन है। इससे क्लियर नहीं समझ में आएगी ये चीज, आया? तो देखो मैं बना देता हूं। अगर आप इसे स्टिल एलिमेंट मानते हो, डायरेक्ट स्पीच में है ये सब चारों, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनडायरेक्ट बना रहा हूं। अगर आप इसे स्टिल एलिमेंट मानते हो तो क्या बनेगा? ही सेड दैट राजा लव्स हिज वाइफ, ये इनडायरेक्ट का है। और इसका एक और ऑप्शन है, अगर आप इसको नहीं मानते हो स्टिल एलिमेंट, आपकी इच्छा पे, ये चेंज करने वाले की इच्छा पे, स्टूडेंट या जो भी कर रहा है चेंज, तो आप इसको ऐसा मान लो, he said that Raja, present indefinite changes to past indefinite, तो he said that Raja loved his wife, ये इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों सही हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के दोनों फॉर्मेशन इनडायरेक्ट स्पीच के सही हैं। ज्यादा सही मुझसे पूछोगे तो ये लग रहा है, आया है ना, प्योरली लॉजिकल, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलो, राधे सेड दैट मैंडेरिन is a tough language, indirect speech। और इसका अगला फॉर्मेशन क्या बनेगा, ओरली बता देता हूं, राधे सेड दैट मैंडेरिन वॉज अ टफ लैंग्वेज, इसकी जगह वॉज आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। दोनों सही हैं, ज्यादा सही मुझे ये वाला लगता है जिसको स्टिल रिलेवेंट मान लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीजें चेंज होती हैं। जो टफ लगती है वो टफ, मुझे मैथ्स टफ लगता था इन माई स्कूल डेज, मुझे मैथ्स आज भी टफ लगता है। आई टुक कॉमर्स विथ मैथ्स in class 11th when I had to opt for a subject. I took commerce with maths. So I studied hard, but I could only score 51 marks in maths. And in the rest of the subjects, I could score 95, 92, 85 kind of marks. So in 11th, I got to uh, appraise myself. I evaluated myself and I came to a conclusion that maths is not my cup of tea. I should leave maths and switch to another subject, which was Hindi in our school. So I could have gone with commerce with Hindi in 12th so that I could score good marks in class 12th board. So I went to my class teacher who was uh, fortunately, unfortunately, maths teacher.
So I went to her and I said ki ma'am, I'm not really feeling good with maths and I want to leave this subject. I want to opt for some other subject. It's 12th board and I want to get good percentages and all. The class teacher was from Kerala. Kerala. Her name was KV Kamala. So she said to me, Saurabh, we've got hopes from you. You can do it. I was a good student right through. So she kind of pumped me up. She filled in air in my ego balloon. And she said, no, you can do it, Saurabh. And then I was like, okay, ma'am, when you said I can do it, I can do it. So I went in. Somehow I still fought with the subject with maths. So I had to go to two coaching classes for maths, one a personal tutor and one a coaching class. So I went to two maths teachers. In 11th, I scored 51 out of 100 in maths. In 12th, I was supposed to leave maths, but I continued on my teacher's insistence. And then what happened? I went to two coaching classes for maths, and the result came. I got two more marks in class 12 board. That is 51 plus 2, 53. All my result was spoiled because of maths. I scored 98 in business studies and some 90s in other subjects, some 85 and 87 in other subjects. But I could only score 53 in maths, which pulled down my result. But nevertheless, I still got uh, good success in other examinations. Whenever there was no maths, I could do good. तो आप लोग तो maths पढ़ रहे हो, you are lucky enough, और आप अगर आपका maths अच्छा है तो you are far better than me, है ना? But still, I am successful in my field. You will be successful in your field. We are all going to be successful people. So a subject or two does not define our caliber or our talent or our flair. But nevertheless, चीज़ें ऐसी होती है. मुझे मैथ्स मतलब मैं बता रहा था आपको. This is not about me and you. This is not about me telling my story to you. But I was just telling you कि एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि किसी जब आप कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो और मन से आवाज़ आती है, तो लिसन टू व्हाट योर इनर वॉइस सेज, है ना? लिसन टू व्हाट योर कॉन्शियस सेज. जब टीचर के कहने पे मैंने किया तो कंटिन्यू, बट समहाउ आई स्टिल रिग्रेट. पर समहाउ आई फील गुड ऑल्सो कि चलो उतना पढ़ लिया मैथ्स. तो बचपन से लेके आज तक अ, अपने को जो भी मैथ्स पढ़ा है 12th तक, कहीं ना कहीं तो काम आ ही रहा होगा. मेरे को समझ में नहीं आता आज भी कि ये गोला है, इस गोले को एक लाइन अगर दो बार छू के निकली तो सीकेंट हो जाता है, इस गोले को लाइन एक बार छू के निकले तो टेंजेंट हो जाता है. इसका मेरे जीवन में क्या इस्तेमाल है? जिसको इंजीनियरिंग करना है उसके जीवन में इस्तेमाल है. तो ये हमको क्यों पढ़ाई जाती थी, ये वाली ज्योमेट्री? ये अ, पता नहीं क्या ही था ये. मेरे काम का तो नहीं था ये. पर ठीक है, पर किसी तो भी तो काम का है ये. अच्छी चीज़ है, लाइफ में कहीं उपयोग होता है इसका, फिजिक्स में, मैथ्स में. चलो भाई. तो चीज़ तब भी उतनी ही रेलेवेंट थी, आई हेटेड मैथ्स. चीज़ आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, आई हेट मैथ्स, है ना? तो सौरभ सर सेड आई हेट मैथ्स. अब किसी से कहो जाके तो क्या कहोगे? सौरभ सर सेड दैट ही हेट्स मैथ्स. ठीक. आई हेट मैथ्स मैंने कहा है. अब आप किसी को कहोगे 6 महीने बाद तो यही कह सकते हो दैट ही हेट्स मैथ्स. और आप चाहो तो इसको पास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि सौरभ सर सेड दैट ही हेटेड मैथ्स. दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही अगर स्टिल रिलेवेंट मान के करते हो तो वो रहेगा. मुद्दा स्टिल रिलेवेंट का था, मुद्दा मेरी कहानी का नहीं था. चलो भाई. प्रकृति सेड संस्कृति एंजॉयज रोमांटिक मूवीज. झट से बना देता हूं. प्रकृति सेड दैट संस्कृति enjoys romantic movies. इनडायरेक्ट. और इसका एंजॉयज का एंजॉयड भी हो सकता है अगर आप इसको स्टिल रिलेवेंट नहीं मानो तो वो आपको बता ही दिया मैंने. ऑप्शनल सेकंड ऑप्शन दोनों में है. और तीसरा चौथा, अनुराधा सेड दैट अरुण इज अ डोमिनेटिंग बॉस. और इसका सेकंड फॉर्म इनडायरेक्ट में, अरुण was a dominating boss. So we have come across with all the three exceptions. डन बच्चों? परफेक्ट विद द एक्सेप्शंस. चलो भाई, अगला रूल उठा लेते हैं आज. नया रूल. बहुत दिन हो गए टेंस वाले रूल को चलाते चलाते, 3 दिन. रूल नंबर 3.
लिखो फटाफट से। रूल नंबर 3 बोलता है वर्ड्स शोइंग या expressing nearness in distance and time are changed into words expressing distance। मैं जो अंडरलाइन करूंगा उस पर ध्यान देना। हाँ, नियरनेस डिस्टेंस में चेंज होता है। किस चीज का नियरनेस? तो दूरी और टाइम की जो नियरनेस है, दूरी और टाइम की जो नियरनेस है वो नियरनेस डिस्टेंस में चेंज होती है। ये दोनों रेड एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। चलो मुझे बताओ कि ये जो वर्ड्स मैं लिखने वाला हूँ, फटाफट आप भी लिख लो। हियर, टुडे, yesterday, tomorrow, yesterday, tomorrow, next week, next month। ठीक है। now ago does last night, now ago does last night, this these come, this these come। इनका चेंज बताता हूँ किस में होगा। रेड में करते हैं चेंज। हियर का बनेगा देयर, टुडे का दैट डे, yesterday का द डे बिफोर, द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या हाँ द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, नाउ का देन, अगो का बिफोर, दस का सो, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, दिस का दैट, दीस का दोज, कम का गो। लो जी, ये बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 शब्द हैं। ब्लू वाले अक्षर देखना बच्चे लोग, है ना, ब्लू वाले अक्षर, इनको अंडरलाइन करूंगा मैं ब्लैक से। ये जो हेयर है ना, इसका क्या अर्थ है? यहाँ। तो यहाँ जो शब्द है, यहाँ शब्द, हियर इज अ वर्ड, हियर इज अ वर्ड, देखना हियर इज अ वर्ड, ये क्या शो कर रहा है? ये नियरनेस शो कर रहा है। यहाँ मेरे पास में होती है और वहां दूर चीज होती है। तो क्या ये जो शब्द है, ये वर्ड, कौन सा वर्ड? हियर। ये हियर वर्ड नियरनेस शो कर रहा है। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ये वाले डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि डिस्टेंस दूर है कि डिस्टेंस पास है, तो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हियर नियरनेस शो करता है। ठीक, चलो नाउ, नाउ शब्द देखना, नाउ, नाउ क्या नियरनेस शो करता है टाइम का? क्या नाउ इज अ वर्ड? हाँ, नाउ इज अ वर्ड। क्या ये वर्ड कुछ शो कर रहा है? हाँ, शो कर रहा है। क्या? टाइम की, समय की नियरनेस। समय तब था कि अब है, नाउ अब है, तो अब पास में है और तब दूर है। मैं तब पढ़ता था यानी बहुत दूर की बात कर रहे हो, मैं अब नाउ पढ़ता हूं यानी कि नियरनेस की बात कर रहे हो। तो लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि डायरेक्ट स्पीच में, सुनना ध्यान से,
डायरेक्ट स्पीच में जो नियरनेस वाले वर्ड आते हैं, जो नियरनेस वाले वर्ड आते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में डिस्टेंस वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जो बात कही जा रही है कि मैं आज पढ़ रहा हूं या मैं अब पढ़ रहा हूं, ये बात राहुल ने कही। अब 3 दिन बाद जब ये बात मैं किसी गौरव को बताऊंगा कि राहुल ने कहा था कि वो तब पढ़ रहा था, क्योंकि मैं अब बोलूंगा तो कितना गलत अर्थ निकलेगा। राहुल ने बोला, राहुल सेड आई एम स्टडिंग या आई एम स्टडिंग नाउ, है ना। और ये बात मैं 3 दिन बाद गौरव को बताऊं कि राहुल ने बोला था आई एम स्टडिंग नाउ, तो गलत नहीं हो जाएगा? तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? राहुल ने कहा था कि वो तब पढ़ रहा था, तो राहुल सेड दैट ही वाज स्टडीइंग देन। अब आया समझ में क्यों ये नियरनेस वाले शब्द इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होकर डिस्टेंस वाले शब्द में कन्वर्ट हो जाते हैं? आया लॉजिक के साथ। रूल पढ़ रहे हैं, रटा सकता हूं बेटा, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, 3 बार बोल के रटा दूंगा। कोई सेंस निकलना है क्या यार? कोई सेंस नहीं निकलना है। वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग प्रैक्टिस एवर, नहीं करना कभी भी, ठीक। एटलीस्ट बिना लॉजिक समझे तो कभी नहीं रटना। हाँ, लॉजिक समझने के बाद अगर आप भूल जाते हो तो रटने की कोशिश करते हो सुबह जल्दी उठ के, आपकी इच्छा पे है वो। लेकिन मेरा तो मानना है जिनके लॉजिक क्लियर है उनको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, बी इट एनी सब्जेक्ट ऑफ योर कोर्स, नॉट योर कोर्स। चल, तो हियर का देयर, यहाँ का वहां हो जाएगा, आज का उस दिन हो जाएगा, कल का तब का एक दिन पहले का हो जाएगा, आने वाले कल का अगला दिन हो जाएगा, अगला हफ्ता फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग मंथ, अभी तभी, सालों पहले अगो, तो बिफोर, बिफोर भी पहले लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दस अतः, तो सो हो जाएगा, सो का अर्थ भी अतः होता है लेकिन 10 का दूर का वर्ड सो होता है। लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, ये वो, दिस का दैट, दीज ये सारे, दोज वो सारे, कम गो, कम का गो क्यों हुआ? देखो, मैं यहां आता हूं, ऐसा मैंने अभी बोला, तो किसी ने जाके ये मेरे यही वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच में बोले कि सौरभ सर ने कहा था कि वो वहां जाते थे। अब वो वहां आते थे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, आते का जाते बनेगा, तो कम का गो। ये वर्ड याद हुए आपको? चलो एक बार देख लें। हियर देयर, रटने की जरूरत नहीं है। हियर का देयर, टुडे दैट डे, yesterday the day before, tomorrow the next day, next week following week, next month following month, now then ago before, 10 सो। 10 सो याद करना बहुत आसान है भाई, 10 बजती है रात को तो आदमी सो जाता है। स्क्रीन में से निकल के मेरे को मारने की कोशिश मत करना, आपको पहले तो पाप लगेगा, दूसरा आपकी स्क्रीन फूट जाएगी, ठीक। तो अगर मैंने बहुत बुरा डस लिया हो आपको तो झेल लो ना बच्चों लोग। चलो, तो 10 का सो, 10 बजे आदमी सो जाता है इसलिए 10 का सो चलो सॉरी। फिर लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, दिस का दैट, दिस का दोज, कम का गो, ये सारे के सारे हमने कर लिए। बालक बालिकाओं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उनको ध्यान देना है कि कल हम इन सारे सेंटेंसेस की, इन सारे वर्ड्स के सेंटेंस बना के एक एक प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कंपाउंड का क्या अर्थ है कि जिसमें एक में दो तीन लेंगे। एक एग्जांपल अभी बनाता हूँ, जैसे ही सेड, कॉमा, राज कम्स हियर। अब देखो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। राज भी अपनी जगह रहेगा, राज कम का गो हो जाएगा, है ना, तो गोज हो जाएगा। पर कम्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेंस वाला रूल क्यों बोलो, टेंस वाला रूल भी बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो कम्स की जगह पहले तो गोज आएगा और फिर उसका भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो गोज का पास्ट इंडेफिनिट वेंट, तो राज वेंट। लॉजिक समझ में आया? और हियर का देयर, तो राज वेंट देयर। अब यहाँ पर ने दो चीज ली, कम का गो वाला भी लिया और हियर का देयर वाला भी लिया, कंपाउंड हो गया ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 3, इसके दो एलिमेंट आ गए अपने इस एक सेंटेंस में। ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। ये एक एग्जांपल हो गया, हाथ तो हाथ आज, ठीक। कल इसको पूरा खत्म कर देंगे यार, कंसेप्चुअली 12 बजा देंगे, ठीक। कल इसके सेंटेंसेस लेके इसको पूरा करते हैं और फिर नया टॉपिक भी कल एक और रूल नंबर 4 भी उठाएंगे। तब तक के लिए अपन ईडियम ले लेते हैं। चलो, तो 3 आज के
ईडियम एग्जाम में आते ही हैं, तो हम सोच रहे हैं कि भैया पढ़ते रहें, थोड़े 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 थोड़े, इतने सारे ईडियम है इंग्लिश लैंग्वेज में, कब कौन सा आ जाए। देखो भाई, ईडियम ऑफ द डे, प्लूरल ईडियम्स, पहला, तो ये वाला ब्लू से ही लिखता हूँ, मजा भी आएगा ब्लू से लिखने में। पहला ईडियम ब्लू ब्लड, दूसरा ईडियम, दूसरा ईडियम लिखो आप, और अच्छा वाला देता हूँ, देखो मेरे पास है, ये लिखो, अ कर्टन लेक्चर, अ कर्टन यानी पर्दा, लेक्चर, अब इसका मीनिंग बताऊंगा, बड़ा मजेदार है। एक और ले लो आज का, बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। ब्लू ब्लड का मीनिंग होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू एलीट और रिच या वेल्दी फैमिली, समवन फ्रॉम अ नोबल और वेल्दी फैमिली, समवन फ्रॉम अ नोबल और वेल्दी फैमिली। अब देखो इसका मैं यूज करके बताता हूँ। व्हेन आई वेंट टू द बॉलीवुड पार्टी, ऑल द ब्लू ब्लड ऑफ द सिटी वर प्रेजेंट, है ना। तो ब्लू ब्लड यानी कि भैया हम सब तो गरीब लोग हैं, हम सबका तो लाल खून है, तुम हमसे भी ज्यादा बड़े हो, तुम्हारा कुछ खून नीला होगा। सरकाजम वाली कहावत बनी थी ना, ब्लू ब्लड यानी भैया ये तो पैसे वाले हैं, इनका तो खून भी नीला है, हमसे अलग है, तो ऑल द ब्लू ब्लड, है ना। पर ये कहावत कम चलती है, पर अच्छी है। जब आपको कहना हो कि सारे वेल्दी या नोबल फैमिली के लोग आए हैं, या कोई नोबल व्यक्ति है, जैसे मुझे कहना है कि यार अभिषेक बच्चन इज अ ब्लू ब्लड, है ना, तो ही इज फ्रॉम अ नोबल और वेल्दी फैमिली। कर्टन लेक्चर का क्या मीनिंग है? कर्टन लेक्चर का मीनिंग है अ लेक्चर गिवन बाय वाइफ टू हर हस्बैंड इन द बेड या बिहाइंड द डोर्स, अ लेक्चर गिवन बाय वाइफ इन क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों में या बिस्तर पे। क्यों बिस्तर पे भाई, दिन भर तो वो बोल नहीं पाई। एक एक जनरल बात होती है ना कि महिलाएं पति को डांटती नहीं है, या एटलीस्ट घर में बड़े हों, सास ससुर भी हों, चाचा चाची, ताऊ ताऊ ताई हो, तो वो हस्बैंड से अगर कोई शिकायत भी हो तो वो सबके सामने थोड़ी बोलेगी, उसको डांटेगी, पर सुनाएगी तो सही लेक्चर, उसका अधिकार है अपने हस्बैंड पे, तो कहाँ सुनाएगी? रात को जब सोने आएगा तब सुनाएगी, या जब कमरे में दरवाजा बंद होगा, पर्दे लगे होंगे, तब सुनाएगी, क्यों जी तुम सुनते नहीं हो, और उस दिन तुमने ये किया, अच्छा लगता है क्या? वो अपने रिश्तेदार है और तुमने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया। तो वाइफ को अगर हस्बैंड को लेक्चर सुनाना है तो वो जनरली बिहाइंड द कर्टन सुनाती थी, पहले के ज़माने में तो एटलीस्ट। तो ये कहावत पुरानी है, आज भी चलती है समझदार लोगों के घरों में, अ कर्टन लेक्चर, है ना। अ कर्टन लेक्चर कैसे वाक्य में प्रयोग करोगे इसका? यूं कि रोहन इज फेड अप विद द कर्टन लेक्चर्स ऑफ हिज वाइफ, रोहन अपनी वाइफ के कर्टन लेक्चर से फेड अप हो चुका है ना। शीला लाइक्स टू गिव अ कर्टन लेक्चर whenever her husband makes a mistake, ऐसा बना सकते हैं। अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, अ बिग फिश भी आप लिख सकते हो, बिग फिश पे मतलब अ ग्रेट पर्सन एट अ ट्रिवियल पोजीशन, एक बड़ा व्यक्ति, ग्रेट यानी बड़ा है ना, महान नहीं, यहाँ पर ग्रेट का अर्थ बड़ा लेना। अब एक बड़ा व्यक्ति किसी ट्रिवियल यानी कि तुच्छ, ट्रिवियल यानी तुच्छ, छोटी मोटी, बहुत ही हल्की पतली पोजीशन, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि अगर अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब मैं राजनीति में नहीं रहना चाहिए, अब मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, अब मैं शांति से रहूंगा, और फिर उसके बाद वो अहमदाबाद के महापौर का चुनाव या पार्षद का चुनाव लड़े, और फिर जीत भी जाओ, जीतेंगे तो सही, तो क्या कहोगे? भाई ही इज अ बिग फिश, बड़ी मछली छोटे से तालाब में क्या कर रही है यहाँ पे, भाई ये डिजर्व नहीं करते यहाँ पे रहना, ही इज अ ग्रेट पर्सन एट अ वेरी ट्रिवियल पोजिशन, है ना।
कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और बहुत ही छोटी सी जगह पे जाके फंस जाए तो क्या बोलेंगे? अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। है ना? कोई बहुत बड़ा मैनेजर है, बहुत सीनियर मैनेजर है किसी कंपनी का, उसने उस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया है, एमबीए किया था आज से 40 साल पहले आईआईएम से, और वो अगर किसी सड़ी सी छोटी सी कंपनी के अंदर उसको जनरल मैनेजर का पोस्ट मिले, क्योंकि बड़ी कंपनीज उसको हायर नहीं कर रही हैं, है ना, उसके खिलाफ नेपोटिज्म हो रहा है, और आपने उसको देखा कि यार बेचारा पैसों के लिए छोटी कंपनी में काम कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ओह, सच अ पिटी, ही इज अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, ही डिजर्व्स अ बिग कंपनी, काइंड ऑफ। आया? बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। चलो, तो ये बढ़िया बढ़िया इडियम्स आप लोगों ने पढ़े, बहुत अच्छे से सुना, प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात बच्चों आप लोगों से करता हूँ कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।